नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश में इस वक्त 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा ही चल रही है, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। आज विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजों की चर्चा छाई हुई है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2024 के आम चुनाव अगर फाइनल मुकाबला कहे जाएंगे और विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल माने जाएंगे, तो सत्ता के खेल के लिए आज का दिन यानी उपचुनाव के नतीजों का दिन क्वार्टर फाइनल वाला बन गया है। वैसे तो उपचुनावों की राष्ट्रीय राजनीति में उतनी अहमियत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये उपचुनाव ही सारी बाजी पलट देते हैं। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से हारी हुई ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्की करवा ली थी। तो कोई भी उपचुनाव राजनीति के लिहाज से अहम और दिलचस्प इस तरह बनता है कि उसमें कौन कहां से खड़ा है, सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिष्ठा कहां दांव पर लगी है और कौन किसके लिए प्रचार कर रहा है। और इनके साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि उपचुनावों के वक्त देश का माहौल कैसा है। तो आप जानते ही हैं कि देश की 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इसमें असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, जबकि दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए। ये चुनाव उस वक्त हुए जब देश में ये माहौल बनने लगा है कि केंद्र और कई राज्यों की सत्ता पर बैठी बीजेपी के लिए अब हालात कठिन हो रहे हैं। किसान आंदोलन पर तो बीजेपी पहले ही घिरी हुई है। इसके साथ ही महंगा पेट्रोल डीजल, कमर तोड़ महंगाई, कोरोना का डर और पेगासस जासूसी कांड के बीच मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। जनता ये देख रही है कि उसकी तकलीफों से सरकार को कोई वास्ता नहीं है। पूरी बेशर्मी के साथ तेल और बाकी चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और फिर संभल कर त्यौहार मनाने की हिदायत भी दी जा रही है। बीजेपी शायद ये मानकर चलती है कि वो कभी हार ही नहीं सकती। ज़रा सा हिंदू मुस्लिम करेगी और वोटों को बांटकर राज करेगी। उपचुनाव में भी तो यही मुगालता बीजेपी को रहा होगा, लेकिन इन उपचुनावों के रिजल्ट के बाद अब शायद बीजेपी का ये भरम टूटेगा और उसके साथ साथ शायद देश में राजनीतिक चर्चाओं का रुख भी बदलेगा। वैसे इस वक्त यूपी चुनाव के कारण राजनीतिक चर्चा काफ़ी दिलचस्प बनी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि यूपी से हर रोज़ ही कोई ना कोई नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो जाता है और जिसके बाद लगने लगता है कि चुनाव के वक्त यही मुद्दा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जैसे अभी अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान ने तूल पकड़ा हुआ है और लग रहा है कि बीजेपी के साथ साथ सपा भी हिंदू मुस्लिम राजनीति की दौड़ में उतर आई है। जिन्ना का जिन्न अभी बोतल में वापस भी नहीं हुआ कि अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसी पर चर्चा और बहस होगी कि जो नेता सीएम उम्मीदवारी का चेहरा है वो चुनाव में नहीं उतरेगा तो ये सही कदम होगा या गलत कदम होगा। अब अखिलेश यादव के इन बयानों का कितना असर नतीजों पर पड़ेगा ये तो कहना अभी कठिन है, लेकिन चर्चा के केंद्र में तो अखिलेश आ ही गए हैं, जबकि अब तक इस दौड़ में प्रियंका गांधी उन्हें पीछे छोड़ रही थी। हर रोज़ प्रियंका गांधी कोई ऐसी घोषणा करती, कहीं ऐसी जगह पहुंचती, किसी ऐसे लोगों से मिलती या कोई ऐसा कदम उठाती जिससे मीडिया में उन्हें प्रमुखता से जगह मिल रही थी। और सोशल मीडिया पर भी तो प्रियंका गांधी ही छाई हुई हैं। इधर बीजेपी की आईटी सेल तो दिन रात अपने नेताओं को प्रमोट करने में लगी ही रहती है और मीडिया का भी एक बड़ा तबका हर समय बीजेपी के कवरेज में बिजी है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी भी तालिबान को धमकाने वाले अपने अंदाज के कारण इन दिनों सुर्खियों में बने रहे। न जाने क्या सोचकर योगी जी ने कहा कि आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान हैं, लेकिन तालिबानी जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमला तैयार है। योगी जी ने यह भी कहा कि मोहम्मद गोरी और आक्रांता गाजी के अनुयायी वोट बैंक के भय से हिंदू रक्षक महाराजा सुहेल देव के नाम से डरते हैं। इनको भय है कि सुहेल देव का स्मारक बनने के बाद लोग गाजी को भूल जाएंगे और जनता राजनीतिक ब्लैकमेलरों को कूड़े में फेंक देगी। इसी भय से वे राष्ट्र रक्षक सुहेल देव के स्मारक का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे थे। कमाल की राजनीति है महाराज। आपको राजभर समाज को साधना था और इसके लिए निशाना लगाया गया तालिबान पर। अब लगे हाथ योगी जी ये भी बता देते कि क्या वो यूपी के सीएम होने के साथ साथ
वायुसेना भी संभाल रहे हैं या देश के नए रक्षा विशेषज्ञ बन गए हैं। और यूपी चुनाव में ये तालिबान आ कहां से जाता है? इनके अपने मुद्दे कम हैं क्या जो एयर स्ट्राइक जैसी ललकार लगाने की जरूरत पड़ती है? खैर, राजनीति के ऐसे तेवर चुनाव तक तो खूब देखने मिलेंगे। यूपी में अभी प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, आदित्यनाथ योगी, इन सभी की चर्चा है। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ही आपस में भिड़े हुए हैं। बीच बीच में अमरिंदर सिंह और उनकी पाकिस्तानी मित्र का मुद्दा उछलता रहेगा। गोवा में बीजेपी के साथ खेला करने टीएमसी पहुंची चुकी है। ममता बनर्जी न जाने वहां क्या कमाल दिखा पाएंगी, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसमें अपनी जगह फिर से कैसे बनाती है। लेकिन आज उपचुनाव के जो नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी का हमेशा सिकंदर बने रहने वाला भरम टूट गया है। पश्चिम बंगाल में तो चारों सीटों पर टीएमसी ने आसान जीत दर्ज कर ली है। इससे ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने के हौसले और बुलंद हुए होंगे। राजस्थान में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, इन तमाम बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मुकाबला आसान नहीं रहा। असम की 5 में से 3 सीट बीजेपी ने जीती हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू 2 में से 1 सीट ही अभी अपने कब्जे में कर पाई है और 1 सीट पर आरजेडी के साथ कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। हरियाणा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी पिछड़ गई और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने बाजी मार ली। वहां किसान भी शायद उनका साथ दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। कर्नाटक की 2 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत हुई है। मध्य प्रदेश की 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में हिमाचल की मंडी सीट कांग्रेस के कब्जे में आ गई है। उधर दादरा और नगर हवेली की सीट तो शिवसेना ने जीत ली है, जबकि मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट को बीजेपी अपनी झोली में डालने में सफल हो पाई है। इस प्रकार तीनों लोकसभा सीटों में से बीजेपी केवल 1 सीट ही अभी जीत पाई है। कुल मिलाकर यह नजर आ रहा है कि जनता के दरबार में बीजेपी का एजेंडा अब नाकाम हो रहा है। फिर भी विधानसभा चुनाव तक मोदी लहर जैसा समा बांधने की कोशिश एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान करेंगे। लेकिन तब उनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की ही सरकार है, जब बीजेपी देश की सबसे बड़ी और सबसे मालदार पार्टी है, जब मोदी जी की लोकप्रियता को आसमान से भी ऊंचा बताया जाता है, तब बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी? क्यों नहीं बड़ी आसानी से सारी 29 विधानसभा सीटें उसके खाते में आ गईं? जाहिर है इसका जवाब देना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बीजेपी को 1-1 सीट पर प्रचार के लिए इतना जोर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो भी देख रही है कि अब पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। इसलिए दूसरे राज्य तो छोड़िए, अपने शासन में भी उम्मीदवारों को जिताना आसान नहीं रहा। तो ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जितना दिलचस्प रहा है, वैसा ही रोचक सेमीफाइनल भी रहेगा, यानी विधानसभा चुनाव भी होंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम की जगह जब असल मुद्दे सत्ताधारियों के सामने खड़े होंगे तो उनके लिए उनके सामने टिकना आसान नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।